हाय दोस्तों, तो आज हम चर्चा करेंगे भारतीय दंड संहिता के संबंधित महत्वपूर्ण केस लॉ। दोस्तों, विभिन्न परीक्षाओं में केस लॉ पूछे जाते हैं जो अधिकतर बच्चे जो है वो इसको नहीं कर पाते हैं। चाहे एमपी की, दिल्ली की, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और कहीं भी किसी भी प्रांत की परीक्षा हो जहां आईपीसी पूछी जाएगी उसके केस लॉ पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो है महत्वपूर्ण केस लॉ के बारे में देखेंगे। दुराचार से संबंधित केस लॉ को हम पहले देखेंगे। 5 जो है इसमें केस लॉ हैं। एक एक वीडियो बनाते जाएंगे और देखते जाएंगे। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, पहला केस देंगे आर बनाम हिगिंस। ये जो आर बनाम हिगिंस का है, ये दोस्तों पहला केस है जो प्रतिनिधित्व दायित्व से संबंधित है। ये बहुत ही कई परीक्षा में जो है पूछा जा चुका है। तो प्रतिनिधित्व दायित्व का सिद्धांत सर्वप्रथम आर बनाम हिगिंस के बाद प्रतिपादित किया गया। प्रतिनिधित्व दायित्व वाइकेरियस लायबिलिटी जो है, ठीक है। इस बाद में फ्लीट स्ट्रीट जेल के प्रधान तथा डिप्टी वार्डन हिगिंस तथा बर्नी पर यह आरोप लगाया गया था कि दोनों ने एक कैदी को जेल के एक गंदे कमरे में बंद कर मार डाला था। आरोप यह था कि डिप्टी वार्डन बर्नीस ने 2 कैदी को गंदे कमरे में बंद किया था और वार्डन हिगिंस उसे देखकर वापस चला गया था। हिगिंस को दोषी नहीं पाया गया। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि यद्यपि हिगिंस वार्डन था, फिर भी उसके अधीन एक डिप्टी वार्डन भी था। वार्डन की हैसियत से वह डिप्टी वार्डन के अधिकार के तहत किए गए कार्यों के लिए दोषी नहीं था। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको देखना होगा कि वाइकेरियस लायबिलिटी क्या होती है कि हमारा जो ऊपर वाला व्यक्ति है वो जिम्मेदार होता है। जैसे ड्राइवर के प्रति मालिक जिम्मेदार होता है, सरकार का कोई कर्मचारी का जो सरकार उससे संबंधित ये बात था। तो इसमें कहा गया है कि एक वार्डन के नीचे डिप्टी वार्डन था, इसलिए जो मुख्य वार्डन है वो दोषी नहीं था। वह ज्येष्ठ अधिकारी के रूप में जो है अपने अधीनस्थ के लिए उत्तरदायी होगा, किंतु वह दायित्व व्यवहारिक होगा, ना कि आपराधिक दायित्व होगा। आपराधिक दायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं है, बाकी कामों के लिए है। केवल वह व्यक्ति दंडनीय होगा जो या तो तुरंत कार्य करता है या इसका किया जाना अभिस्वीकृत करता है। अतः यदि कोई कार्य किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा किया जाता है तो प्रधान अधिकारी तब तक दंडनीय होगा जब तक कि वह कार्य प्रधान अधिकारी के आदेश या निर्देश द्वारा या उसकी सम्मति से नहीं किया गया है। जैसे मान लो साहब एफडीएम है या कोई मजिस्ट्रेट या कोई भी व्यक्ति है, जब तक उसकी अभिस्वीकृति से या उसके आदेश में कोई काम नहीं करता है कोई लिपिक या अधीनस्थ कर्मचारी, तो वो जो है उसकी वाइकेरियस लायबिलिटी नहीं बनेगी दोस्तों। अतः कॉमन लॉ का सिद्धांत यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कारित अपराध के लिए प्रतिनिधित्व दायित्व के अधीन नहीं होगा, किंतु यदि उसने अपराध कारित करने के लिए पूर्वानुमति या सम्मति दे रखी है तो वह उत्तरदायी होगा। तो दोस्तों, इसमें क्या है, या तो वो पूरे सहमति दे दे या बाद में उसको क्या है अनुमोदन कर दे कि हाँ ठीक है आपने ठीक किया, तब की स्थिति में जो है वाइकेरियस लायबिलिटी होगी, अन्यथा की स्थिति में नहीं होगी। तो ये आर बनाम जो हिगिंस का केस था दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। आइए देखते हैं दूसरा केस। दूसरा केस है आर बनाम टालसन का। आर बनाम टालसन में अपन देखते हैं क्या हुआ था। इस बार में एक महिला कैदी का विवाह 11 सितंबर 1880 को टालसन के साथ हुआ था। एक महिला कैदी थी, उसका विवाह 11 सितंबर 1880 को टालसन नाम के व्यक्ति के साथ जो है हुआ था। टालसन ने 13 दिसंबर 1881 को उसका परित्याग कर दिया। टालसन ने जो क्या किया, उसको तलाक दे दिया। कहते तथा उसके पिता ने टालसन के बारे में छानबीन की तथा उसके बड़े भाई व अन्य सूचनाओं से उसे ज्ञात हुआ कि अमेरिका जाने वाले जहाज के साथ वह डूब गया। उसको क्या पता चला कि वो मर गया है। उसे मृत समझकर अपने को विधवा मानकर 10 जनवरी सन 1887 को महिला कैदी ने पुनः किसी अन्य व्यक्ति से दूसरा विवाह कर लिया। उसे पता चला कि मर गया है, तो उसने 1887 में जो है 7 साल बाद 80 से उसने दूसरा विवाह कर लिया। अब उसका जो पति है, दूसरा पति जिसके साथ उसने शादी की है, उसको पूरी परिस्थितियां जो है पता थी कि इसका पति कहाँ क्या हो गया, कैसे कैसे मरने की जानकारी चली है। सन 1887 के दिसंबर महीने में टालसन अमेरिका से लौट आया। तब महिला कैदी पर दूसरे विवाह के लिए अपराध अधिनियम 1861 की धारा 57 का अधीन दोषारोपण किया, क्योंकि उसने अपने पति द्वारा परित्यक्त किए जाने के 7 वर्ष के भीतर ही दूसरा विवाह कर लिया था। दूसरे तथ्यों की छानबीन कर यह पाया कि दूसरी शादी के समुचित आधारों पर सद्भाव से किया
दिया गया विश्वास सजा से उचित बचाव प्रदान करता है तथा कैदी को दी गई सजा अवैध थी। इस प्रकार इस बात में यह अवधारित किया गया कि महिला कैदी के पुनर्विवाह में कोई बुराई नहीं थी जिसने उपर्युक्त आधारों पर अपने को विधवा समझा। तो दोस्तों यहाँ पर महिला को जो है दोषी नहीं माना गया। आर बनाम टालसन का बात था, क्योंकि वो ये समझ रही थी कि ये मर चुका है। तब की कानून ये है कि अगर 7 साल के अंदर अगर पति कोई जानकारी नहीं लग रही तो ये माना जाएगा कि वो जिंदा, 7 वर्ष के बाद ही उसको मरा माना जाएगा। लेकिन चूंकि उसने सद्भाव में किया था इसलिए वो महिला जो है दोषी नहीं मानी गई और विवाह जो है वैध माना गया। अब इसके बाद आते हैं अपन केस नंबर 3 पर, आर बनाम प्रिंस का मामला। आर बनाम प्रिंस का बहुत ही महत्वपूर्ण मामला, लगभग सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न जो है पूछा जा चुका है। तो आर बनाम प्रिंस, इसको हम व्याख्या सहित इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि दोस्तों हमें इसको समझने में कोई दिक्कत ना हो। इस बात में अभियुक्त हेनरी प्रिंस का पर आरोप था कि उसने एक अविवाहित लड़की ऐसी एनी फिलिप्स को, जो 16 वर्ष से दोस्तों कम आयु की थी, को अपने पिता के कब्जे से उसकी इच्छा के विरुद्ध हटाया। ऐसा कृत्य इंग्लैंड के व्यक्ति के विरुद्ध अपराध अधिनियम की धारा 55 के अंदर का दंडनीय अपराध था। 16 साल से कम लड़की को उसकी पिता की इच्छा के विरुद्ध उठा लिया। इस बात में यह साबित किया गया कि अभियुक्त लड़की को उसके पिता की इच्छा के विरुद्ध उसके कब्जे से बाहर ले गया था और केस में भी यह साबित हो गया कि वो उसकी परमिशन के बगैर ले गया था, क्योंकि लड़की की उम्र 16 वर्ष से कम थी। यद्यपि पिता ने यह साबित किया कि लड़की की उम्र 14 वर्ष की थी, परंतु देखने में वह उससे अधिक लगती थी। जूरी ने भी समुचित साक्ष्य भाव के आधार पर यह पाया कि लड़की ने प्रतिवादी को अपनी उम्र 18 वर्ष बताई थी। उसने क्या कहा कि हम 18 साल के हैं, हमें ले चलो, तो वो साथ में ले गया, जिस पर उसने विश्वास किया और ऐसा विश्वास समुचित भी था। यह तर्क दिया गया कि यद्यपि अधिनियम की धारा 55 के अधीन अपराध नियत हुआ था, अपराध होने के लिए इस तथ्य के इस ज्ञान पर बल नहीं देती कि लड़की की उम्र 16 वर्ष से कम थी। इसके बावजूद भी काम अल्लाह का मना स्थिति का सिद्धांत लागू होगा, क्योंकि दुराशय के अभाव में सजा नहीं हो सकती है। क्योंकि उस लड़के का उसके प्रति क्या है कि वो दुराशय नहीं था और वो उसको 18 वर्ष की समझ के जो है ले गया था। इस मामले में अब अगला बात सुनिए। इस मामले में न्यायमूर्ति ब्लैकबर्न ने निर्णय दिया कि इस प्रकरण में जूरी ने जैसा पाया हमें भी वैसा ही स्वीकार करना चाहिए। अभियुक्त ने एक अविवाहित लड़की को उसके पिता की इच्छा के विरुद्ध उसके कब्जे से हटाया और वास्तव में लड़की की उम्र 16 वर्ष से कम थी, परंतु अभियुक्त ने समुचित आधार पर सद्भाव में विश्वास किया कि लड़की की उम्र जो है 18 वर्ष से अधिक थी। प्रश्न यह नहीं उठता है कि कौन सा कृत्य उसके पिता के कब्जे से हटाना होता है और ना ही वह कौन सी परिस्थितियां हैं जो यह साबित कर सकती हैं कि इस तरह हटाना अवैध नहीं है, और ना ही कहाँ तक एक ईमानदार किंतु भ्रमित विश्वास की ऐसी परिस्थितियां जो हटाने को उपयुक्त साबित करेंगी अस्तित्ववान थी, क्षमा प्रदान कर सकती थी। क्योंकि मामला सुरक्षित कर लिया गया है, अतः हमें यह साबित हुआ मान लेना चाहिए कि लड़की अपने पिता के कब्जे में थी और उसे यह जानते हुए हटाया था, परंतु उसने अपने पिता के अधिकारों का अतिचार किया था। इस तरह की कार्रवाई के लिए क्षमा किए जाने का उसके पास कोई बहाना नहीं था। इस बात में न्यायालय ने उन कृत्यों को जो स्वयं में इसमें निर्दोष थे परंतु अधिनियम द्वारा दंडनीय घोषित किए गए थे तथा उन कृत्यों को जो पूर्णतः दूषित था, नैतिकता के विरुद्ध थे, में अंतर स्पष्ट किया। तो दोस्तों इसमें अंतर तो स्पष्ट किया, सब कुछ किया, लेकिन उसको क्या है दोषी नहीं माना। अगला केस ला है जो ये है नाथूलाल, यहाँ पर लिख नहीं पाया है वो नाथूलाल बनाम एमपी। तो ये नाथूलाल जो है, नाथूलाल एक अनाज व्यापारी था जो उसे बिना लाइसेंस के विक्रय हेतु गेहूं का भंडार रखने के कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम, इसने क्या है बिना लाइसेंस के गेहूं का अत्यधिक भंडारण कर लिया, और जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है उसमें आप आवश्यक की जो चीज़ है उसका अनावश्यक भंडारण नहीं कर सकते हैं। तो धारा के अंतर्गत अपराध करने के आरोप में अभियोजित किया गया कि आपने इतना सारा क्यों रखा। अपने बचाव में उसने तर्क प्रस्तुत किया कि उसने उपयुक्त अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है, क्योंकि गेहूं का भंडार रखने के पूर्व उसने लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र दे दिया। उसने क्या किया था दोस्तों इसमें कि आवेदन पत्र दे दिया था नाथूलाल ने। ये जो आप व्याख्या पढ़ रहे हैं नाथूलाल वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य की है। यह विश्वास करना था कि उसे समय पर लाइसेंस जारी कर दिया जाए। उच्चतम न्यायालय ने अभिमत व्यक्त किया कि दुराशय को अपराध का आवश्यक तक माना जाए जब तक कि कोई संबंधी स्पष्ट शब्द द्वारा अथवा उसमें निहित आवश्यक भावार्थ द्वारा इस आवश्यक तत्व को स्वीकार करने से इनकार न कर दें। दुराशय की प्रकृति किसी कार्य को अपराध घोषित करने वाली संविधि के
वह उसके प्रावधान पर निर्भर करती। तो इसमें ये कहा कोर्ट ने कि जो छोटे छोटे एक्ट हैं उनमें अगर ऐसा भावार्थ है कि दुराशय अपराध का आवश्यक तत्व माना जाए तो दुराशय में किया गया कार्य ही अपराध होगा, अन्यथा की स्थिति में बिना दुराशय के किया गया कार्य भी जो है अपराध होगा। तो ये प्रत्येक जो है अधिनियम में देखना पड़ेगा। ये नाथूलाल बनाम MP में ये राय दी थी, ठीक है, कि जो छोटे छोटे एक्ट हैं उन पर निर्भर करता है कि वो क्या चाहते हैं। दुराशय होता है, दुराशय को अलग से लेक्चर में बताया गया है, उसको आप देख लेना। अब जो है दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न इस लेक्चर का, शेराज बनाम डी रूटजन, शेराज बनाम डी रूटजन, ये भी सब लगभग सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में जो है पूछा जाता है। यह बात मना स्थिति के अपवाद का श्रेष्ठ उदाहरण है। जो मना स्थिति होती है, दुराशय होता है, आशय होता है, मेंसरिया होता है, इसका अपवाद है शेराज बनाम डी रूटजन। अपील करता है सार्वजनिक घर का लाइसेंसधारी लाइसेंसिंग अधिनियम 1872 की धारा 16(2) के अंतर्गत एक सिपाही पुलिस को उसके अधिकार किया गया कि बिना अवैध रूप से शराब देने के लिए अवोजित था, ठीक है। ये जो ऊपर का था, जो अपील में निर्णय को इसको बदला गया था। अपील करता है एक सार्वजनिक घर का लाइसेंसधारी था, ठीक है। तो अपन इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। 16(2) ये चैप्टर है उसका, उसको उस पर ध्यान नहीं दो आप। तो अंतर्गत एक पुलिस सिपाही को उसके अधिकारी की आज्ञा के बिना अवैध रूप से शराब देने के लिए अभियुक्त था। जो जिसने अपील की है उस पर केस क्या लगाया गया था कि आपने एक सिपाही को उसके वरिष्ठ ऑफिसर की अनुमति के बिना अवैध रूप से शराब दी थी। इस मामले में राइट जज ने यह विचार व्यक्त किया और कहा कि प्रत्येक अधिनियम में मना स्थिति अंतर्निहित होती है। प्रत्येक अधिनियम में जो है मना स्थिति अंतर्निहित होती है जब तक इसके विरुद्ध सिद्ध न किया जाए। इस प्रकार यह बात मना स्थिति के सिद्धांत के पुनर्जीवन से संबंधित है। तो दोस्तों इसमें यह कहा गया कि प्रत्येक, इसमें जो अपवाद बताया गया है, ऊपर के मामले में क्या कहा गया था कि प्रत्येक जो है उसमें लिखा रहता है, मतलब उसका भावार्थ होना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मना स्थिति प्रत्येक उसमें जो है अंतर्निहित होती है और कोर्ट को उसको मतलब जो है इंटरप्रिटेशन करके देखना है। तो अभी तक हमने पढ़े 5 केस लॉ, शेराज बनाम डी रूटजन और 4 और ऊपर। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण केस लॉ हैं और आगे पार्ट बाई पार्ट हम सारे IPC के जो है केस लॉ हम आपको लेकर उपस्थित रहेंगे। तो हमारे चैनल को कर लें आप सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक और धन्यवाद।